नमस्ते, माधवी न्यूज़ रे में आप सबका स्वागत है। इस यूट्यूब वीडियो में आज हम गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा रचित निबंध कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 का वाचन करने जा रहे हैं। पाठ पढ़ने मात्र से इस पाठ से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर, बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर, एक वाक्य वाला और 100 शब्द वाला हम दे सकते हैं। तो जिन मित्रों के पास समय नहीं है उनके लिए मैं वाचन कर दे रहा हूँ, वो चाहे तो इसे सुन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी भाग 1 गजानन माधव मुक्तिबोध का वाचन। मेरी डायरी पर बहुत कम बहस हुआ करती है, लेकिन कल हो ही गई। वह जो यशराज है ना, वही उस गली में रहते हैं। नहीं, उनकी वकालत नहीं चलती। हाँ, यूं ही है। यूं आदमी काबिल है, BSc BTech LLB, लेकिन बिल्कुल बेरोजगार है। इस शहर में उन्हें सब जानते हैं, हंसते हैं उन पर। बेरोजगार है ना, इसलिए उनके चेहरे पर हमेशा शनिचरी छाई रहती है। खैर, तो वसुधा के लिए लिखी गई ताज़ी ताज़ी डायरी उन्हें सुनाने का मुझे जब सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैं बड़ा खुश था। क्या तीर मारा है मैंने। यशराज गर्दन नीचे डाले मेरी डायरी को चुपचाप सुन रहे थे। जब सुनना खत्म हुआ तो बहुत ही मंथर गति से उन्होंने अपना सिर ऊंचा उठाया। कहने लगे, यह डायरी एकदम फ्रॉड है। मुझ पर वज्रपात हो गया था। काटो तो खून नहीं। नारी खिसक गई। यशराज ने अपना चेहरा ऐसा बिगाड़ लिया था मानो उनकी जबान का स्वाद एकदम कड़वा हो उठा हो। डायरी मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी। परसाई जी के पत्र रूपी पिस्तौलों से संप्रेरित होकर मैंने इतनी मेहनत की। नतीजा क्या निकला? धूल, राख, बालू। मैंने अपने मन को काफी नसीहत दी, उसकी पीठ थपथपाई, लेकिन निसंदेह उस समय मेरा चेहरा बहुत पीला हो गया, क्योंकि मैंने उन क्षणों का अनुभव किया कि चेहरे का खून निचोड़ता हुआ दिल में टपक रहा है। मैंने यशराज की तरफ जब देखा तो मुझे संदेह हुआ कि वह भी मुझ पर हंस रहा है। मैंने अपने को संभालते हुए और शब्दों के लिए भटकते हुए कहा, तुम भले ही फ्रॉड कह लो, इसमें व्यक्तिगत ईमानदारी जरूर है। डायरी मेरी व्यक्तिगत ईमानदारी का सबूत है। यशराज ने अपनी मुस्कान दबा ली। उसके ओठों की इस छोटी सी हलचल से मुझे घाव सा लग गया और मैं प्रयत्न करने लगा कि मेरी आंखों में क्रोध या खून दौड़ जाए, लेकिन देह में रक्त ही नहीं था। दूसरे, अगर मैं अकड़ने का नाट्य भी करता तो भी बात न बनती, क्योंकि वैसा करना मेरी बौद्धिक संस्कृति के मानदंडों के बिल्कुल विपरीत था। अब तक का इतिहास यह है कि मैं अपनी बुद्धि द्वारा हृदय को संपादित और संशोधित करता आया हूँ। यह प्रक्रिया बिल्कुल बचपन ही से चल रही है। जिंदगी एक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं है। वह एक प्राइमरी स्कूल है जहाँ टाट पट्टी पर बैठना पड़ता है,
जरा सी बात पर चांटे के आघात की सारी संवेदनाएं गालों पर झेलनी पड़ती है। जी हाँ, इस जिंदगी का यही हाल है। भय, आतंक, विचित्र आशंकाएं, अजीबो-गरीब उलझाव, फटी हुई टाट पट्टियाँ, पुराने स्याही रंगे टेबिल, गुरुजी की भयानक दूतरफा मूछ और घर में माता पिता की डांट फटकार और बच्चे का कोमल छोटा सा शरीर। सोचा था जल्दी जल्दी बड़ा हो जाऊंगा, ऊंचा तगड़ा मोटा, फिर जिंदगी प्राइमरी स्कूल न रहेगी। लेकिन नहीं, ज्यों ज्यों बड़ा होता गया, खून सूखता गया, ऊंचा हुआ, साथ ही जर्जर भी। जिंदगी पहले से भी बदतर प्राइमरी स्कूल होती गई। जी हाँ, जिंदगी भर पाठ पढ़ना है, सिर्फ पहाड़े पढ़कर ही काम नहीं चलने का। गुना भागा की नई से नई कतर ब्योंत करनी पड़ेगी। अंगुलियों में स्याही, कमीज पर नीले दाग, होठों के एक सिरे पर नीला रंग। मरने तक प्राइमरी स्कूल ही रहेगी यह जिंदगी। वही पुरानी फटी टाट पट्टी, मानो मेरी कविता की एक पंक्ति। यशराज की बात अलग है, वह आला आदमी है। वह आइंस्टाइन की बात करता है, प्लैंक और लॉस उसकी ज़बान पर नाचते हैं। मैं, इस मैं को नष्ट कर दो, भारतीय संस्कृति का यह संदेश है। यशराज का शब्द प्रवाह मेरे कानों में बहा। व्यक्तिगत ईमानदारी का क्या अर्थ है? अधिक से अधिक वह अभिव्यक्ति की ईमानदारी है, इससे अधिक कुछ नहीं। तुम में तो अभिव्यक्ति की ईमानदारी भी नहीं है। यशराज न मालूम क्या कहता गया। मैं तो अपने मन में यह सोच रहा था कि मुझे तो बुद्धि के द्वारा अपने हृदय को संपादित और संशोधित करना है, उसमें पाद टिप्पणियाँ जोड़नी है, भूमिका लिखनी है, सबके पीछे निर्देश सूची भी तो जोड़ देनी है। किंतु यह संपादन और संशोधन क्या कभी भी पूरा होगा? क्या कभी भी मैं मास्टरपीस की भांति उसे उपस्थित कर सकूंगा? शायद यह संभव ही नहीं है। कल ही बहुत बूढ़े पिताजी ने मुझे कहा था कि आखिरी सांस छूटने तक नया सीखना पड़ता है, अपने आप में संशोधन करते रहना पड़ता है, लगातार सीखते जाना और नए नए पाठ पढ़ना पड़ता है। ऐसा मैंने यशराज से आत्म स्वीकृति के स्वर में कहा। व्यक्तिगत ईमानदारी का अर्थ है जिस अनुपात में, जिस मात्रा में जो भावना या विचार उठा है उसको उसी मात्रा में प्रस्तुत करना। जो भाव या विचार जिस स्वरूप को लेकर प्रस्तुत हुआ है उसको उसी स्वरूप में प्रस्तुत करना लेखक का धर्म है। यशराज ने जिद्दी आवाज में कहा, क्या उसका धर्म यहीं तक सीमित है? यदि वह यहीं तक सीमित है तो वह व्यक्तिगत ईमानदारी भी नहीं है, अभिव्यक्ति की ईमानदारी भी नहीं। यशराज से बहस करने की मेरी तबीयत नहीं हो रही थी। लगता था अगर कोई व्यक्ति एक कप चाय दे दे तो नशे गरमा जाए, फिर शायद बहस के काबिल हो सकूं। फिर भी अगर मैं जवाब न देता तो बहुत बुरा सा दिखता। आखिर ऐसी भी क्या बात है, जरा इत्मीनान से काम लो। मैंने कहा, कैसे? यशराज पिस्तौल से छूटी हुई गोली की भांति उड़ता गया। उसने कहा, जो भाव या जो विचार जिस स्वरूप को लेकर जिस मात्रा में और जिस अनुपात में प्रस्तुत हुआ है उसको उसी स्वरूप में प्रस्तुत करना एकदम नाकाफी है। महत्व की बात यह है कि वह भाव या वह विचार किसी वस्तु तथ्य से सुसंगत है या नहीं। व्यक्तिगत ईमानदारी का नारा देने वाले लोग असल में भाव व विचार के सिर्फ सब्जेक्टिव पहलू, केवल आत्मगत पक्ष
के चित्रण को ही महत्व देकर उसे भाव सत्य या आत्म सत्य की उपाधि देते हैं। किंतु भाव या विचार का एक ऑब्जेक्टिव पहलू अर्थात वस्तुपरक पक्ष भी होता है। आजकल लेखन कार्य में करते समय आत्मपरक पक्ष को प्रधानता दी जाती है, वस्तुपरक पक्ष को नहीं। इस रवैये का असर टेक्निक पर पड़ता है। यशराज की आंखें देखने के काबिल थी। वह मुझे इस तरह देख रहा था मानो छिड़क रहा हो, किंतु उसके चेहरे की ओर नहीं वरन उसकी बातों की ओर मैं ध्यान देने लगा। यशराज कहता गया, मध्ययुगीन भारतीय काव्य में कुछ महत्वपूर्ण अपवादों को छोड़ प्रधान प्रवृत्ति वस्तुपक्ष के वर्णन की ओर ही अधिक रही है। इस प्रवृत्ति ने आत्मपक्ष को गौण स्थान दिया। नए छायावादी युग ने आत्मपक्ष को ही प्रधान स्थान दिया और वस्तुपक्ष को गौण। यदि हिंदी की नई कविता को साहित्य के इतिहास में या यूं कहिए कि संस्कृति के इतिहास में महत्वपूर्ण पाठ अदा करना है तो उसे काव्य की प्रकृति तथा शिल्प में आत्मपक्ष और वस्तुपक्ष का समन्वय उपस्थित करना होगा। यशराज ने विजेता की आंखों से मुझे देखा। निसंदेह मुझे पराजित होना पड़ा। मैंने दो शेर का अपना सिर हिलाकर उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तब एकाएक मुझे भान हुआ मानो मेरे मस्तक की संदूक में सचमुच आलू और भंटे भरे हैं। आलू और भंटे भरे हैं, उनकी तो तरकारी भी नहीं हो सकती। इसके बावजूद मैं यशराज की बात ज़्यादा ध्यान से सुनने लगा। मुझे प्रतीत हुआ कि उसे ऐसा कुछ कहना है जो मेरे लिए मूल्यवान भी सिद्ध हो सकता है। मैंने प्रार्थना के स्वर में कहा, यशराज, मैं नई कविता का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं तुम्हारी बात मानने के लिए मान भी लूँ, किंतु मेरे लिए यह एक बड़ा रहस्य ही बना रहेगा कि किस प्रकार वस्तुपक्ष से आत्मपक्ष का समन्वय स्थापित किया जाता है। यशराज ने बीच ही में बात काटते हुए कहा, मैं तो तुम्हारी डायरी के बारे में बात कर रहा था। उसके प्रसंग से नई कविता पर चला आया। तुमने जगह जगह व्यक्तिगत ईमानदारी का उल्लेख किया है। उसकी क्या परिभाषा है? मैं बहुत सी नई कविताएं पढ़ता हूँ, मुझे उनमें कुछ विशेष ईमानदारी नहीं मालूम होती। यशराज कहता गया, नई कविता की भी एक लीक पड़ गई है, वह भी एक ढर्रा है। ढर्रे में सब कुछ खपाया जा सकता है। एक बार शिल्प विधान पर अधिकार हो जाए कि बस। उसने जारी रखा, यह तो तुम मानते हो कि भाव या विचार का एक वस्तु तत्व भी होता है, अर्थात वह एक ऐसी मानसिक प्रतिक्रिया है जो किसी वस्तु तत्व के प्रति की गई है। इस मानसिक प्रतिक्रिया में सत्यत्व तो तभी उत्पन्न होगा जब उसमें वस्तु तत्व का वस्तु मूलक आविर्भाव हो, साथ ही उसमें यह बोध भी सम्मिलित हो कि जो मानसिक प्रतिक्रिया उस वस्तु तत्व के प्रति हुई है वह सही है या गलत, उचित है या अनुचित, ठीक अनुपात में है या गलत अनुपात में। यदि ऐसा नहीं हुआ तो बड़ी अजीब बात होगी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हजरत, काव्य की प्रक्रिया ज्ञानात्मक प्रक्रिया नहीं है। यशराज ने जवाब दिया, ठीक, किंतु ज्ञान और बोध के आधार पर ही भावना की इमारत खड़ी है। यदि ज्ञान और बोध की बुनियाद गलत हुई तो भावनाओं की इमारत भी बेडोल और बेकार होगी। उसका असर काव्य शिल्प पर भी होगा। यशराज यह कहकर क्षण मात्र चुप रहा, मानो सांस लेना चाह रहा हो।
वह आगे कहता गया, व्यक्तिगत ईमानदारी वहाँ लक्षित होगी जहाँ वस्तु का वस्तु मूलक आकलन करते हुए लेखक उस आकलन के आधार पर वस्तु तत्व के प्रति सही सही मानसिक प्रतिक्रिया करे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसकी प्रतिक्रिया में सत्यत्व का आविर्भाव नहीं होगा। मैंने कहा, तुम्हारी परिभाषा यदि स्वीकार कर ली जाए तो काव्य के क्षेत्र में एक दंगा सा मच जाएगा। असलियत यह है कि तुम जिस वस्तु मूलक सत्य की बात करते हो वह काव्य के भाव सत्य से अलग है। यशराज ने आंखें फाड़कर मेरी तरफ देखना शुरू किया, मानो मैं कोई जिराफ या कंगारू जैसा अजीबोगरीब प्राणी हूँ। मैंने भी बहुत गंभीरता से उत्तर दिया, मैं भी अपनी बात कहाँ समझा पा रहा हूँ। दोनों ने अपने अपने आसन बदले। मैंने शून्य की ओर देखना शुरू किया। उस शून्य में मुझे दो बातें नजर आईं। एक तो यह कि यशराज के अनुसार मानसिक प्रतिक्रिया जिस वस्तु के प्रति होती है उस वस्तु का भी चित्रण परम आवश्यक है। दूसरी यह कि सत्तत्व के आविर्भाव के लिए यह जरूरी है कि कभी उक्त वस्तु तत्व के प्रति सही सही मानसिक प्रतिक्रिया करे। यशराज की इस अभिमत पर मेरे मन ने इस प्रकार टिप्पणी की। मन कहता गया, अपनी मानसिक प्रतिक्रिया वस्तु तत्व के प्रति सही सही है या नहीं, इसकी कसौटी क्या है? मेरे ख्याल से कभी लेखक अपने दृष्टिकोण से किसी वस्तु तत्व के प्रति प्रतिक्रिया करता है। माना कि मानसिक प्रतिक्रिया में संवेदना अंतर्भूत है, किंतु उसमें दृष्टि या दृष्टिकोण भी अंतर्भूत है। संवेदना और दृष्टि दोनों से मिलकर मानसिक प्रतिक्रिया होती है। हाँ, यह आवश्यक नहीं है कि मानसिक प्रतिक्रिया में संवेदना अंतर्भूत है, किंतु उसमें दृष्टि या दृष्टिकोण भी अंतर्भूत है। संवेदना और दृष्टि दोनों से मिलकर मानसिक प्रतिक्रिया होती है। हाँ, यह आवश्यक नहीं है कि मानसिक प्रतिक्रिया करते समय कभी उस दृष्टि या दृष्टिकोण के पीछे रहने वाली अर्थात उसकी पार्श्वभूमि के रूप में रहने वाली अपनी संपूर्ण विचारधारा से पूर्णतः सचेत हो। मनुष्य के ध्यान रूपी फोकस में सारी वस्तुएं एक साथ नहीं रह सकती, किंतु ध्यान अलग चीज है, मन अलग बात है। ध्यान में तो वस्तु तत्व है, उस वस्तु तत्व के प्रति संवेदनात्मक प्रतिक्रिया की गई है, किंतु उस प्रतिक्रिया में प्रच्छन्न रूप से अथवा अर्ध सचेत रूप में कवि की दृष्टि या दृष्टिकोण अवश्य रहता है। यह दृष्टिकोण अनिवार्यतः बौद्धिक ही होता है, यह नहीं कहा जा सकता। हम उसके दृष्टिकोण को रुख या रवैया भी कह सकते हैं। मज़ेदार बात यह है कि कभी कभी मानसिक प्रतिक्रिया करते समय तो एक रुख या दृष्टि रहती है, किंतु मन एक इकाई नहीं होती, उस इकाई के भीतर दुई भी होती है। ऐसी स्थिति में मानसिक प्रतिक्रिया के भीतर एक रुख और उस प्रतिक्रिया को संपादित और संशोधित करने वाली एक और दृष्टि रहती है। विवादियों के एक पक्ष का कहना है कि मानसिक प्रतिक्रिया का यह संशोधन संपादन अनावश्यक है, गलत है, खतरे से भरा हुआ है। यहाँ बेईमानी हो सकती है, होती है, जानबूझकर की जाती है। इसलिए होना यह चाहिए कि व्यक्तिगत मानसिक प्रतिक्रिया को ज्यों कहती हूँ ठीक ठाक अनुपात और मात्रा में प्रकट किया जाए। उनके इस अभिमत में बहुत कुछ सार है। काव्य में लंबी चौड़ी बात हाँकने वाले, स्वांग करने वाले, अपने को मसीहा और क्रांतिकारी समझकर बात करने वाले लोग छोटी सी मानसिक प्रतिक्रिया को अपनी दृष्टि के अनुसार बहुत बड़ा चढ़ा कर रखते हैं। वे एक एक्टर हैं, नट हैं। वास्तविक प्रेम करने का आत्मबल उनमें बिल्कुल भी नहीं है, किंतु स्वांग ऐसा करते हैं मानो वे अपनी प्रेमिका के बिना जी नहीं सकते।
अगर हम मानसिक प्रतिक्रिया को ज्यों का त्यों स्वाभाविक अनुपात और मात्रा में व्यक्त करने का आग्रह नहीं करते, उस आग्रह को महत्व नहीं देते, तो काव्य में ऐसे अभिनेता तथा स्वांग वाले लोग, लंबी चौड़ी बात हाँकने वाले सज्जन विलासक एक झूठा साहित्य पैदा कर देते हैं। ऐसे लोग मन की इकाई में जो दुई है उसकी प्रकृति के अनुसार अपनी मूल मानसिक प्रतिक्रिया को संपादित और संशोधित करते हैं। कहते हैं कि काव्य एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, मात्र व्यक्तिगत नहीं। इसलिए उन्हें काव्य सृजन के दौरान मन के भीतर अभिनेतृत्व करने, स्वांग रचने, लंबी चौड़ी हाँकने आदि आदि की पूरी छूट है। वे कहते हैं कि काव्य एक सांस्कृतिक संस्था है, वह मात्र व्यक्तिगत कमरा नहीं। खैर, बड़े बड़े शब्दों को जाने दीजिए। मैं भी मानसिक प्रतिक्रिया को संपादित और संशोधित करने की बात कहता आया हूँ। मेरे इस मंतव्य का क्या वास्तविक अर्थ है? और यह यशराज जब मानसिक प्रतिक्रिया के सहीपन की बात करता है, वस्तु तत्व के प्रति सही मानसिक प्रतिक्रिया करने पर जोर देता है, तो उसकी इस बात का निर्देशक महत्व क्या है? क्या यशराज यह कहना चाहता है कि कभी जीवन जगत के प्रति वास्तविक विश्व दृष्टि का विकास करे और वह विश्व दृष्टि उसकी मानसिक प्रतिक्रिया की प्रेरक हो? यदि सचमुच उसका यही मत है, तो मेरी और उसकी पोजीशन में विशेष भेद नहीं है। मैं इतनी सब बातें क्षण भर में सोच गया। भीतर का मेरा अपना सारा विचार जगत मूर्तिमान हो उठा, किंतु यशराज की बातों का प्रवाह कहीं और जा रहा था। वह कहता गया, व्यक्तिगत ईमानदारी वह है जहाँ लेखक वस्तु मूलक आकलन करते हुए उस आकलन के आधार पर वस्तु तत्व के प्रति सही मानसिक प्रतिक्रिया करे। यदि वह ऐसा नहीं करता, तो उसकी प्रतिक्रिया में सत्यत्व का आविर्भाव उत्पन्न नहीं होगा, यही ना? मैंने जवाब दिया, तुम्हारी परिभाषा यदि स्वीकार कर ली जाए तो काव्य के क्षेत्र में एक हंगामा मच जाएगा। काव्य का सत्य शासकीय या वैज्ञानिक सत्य नहीं है। यदि वस्तुत्व वैसा होता तो अब तक दुनिया में जितना भी काव्य साहित्य उत्पन्न हुआ है वह तुम्हारी परिभाषा का अनुगमन करता। यशराज बीच में बोल उठा, मैं तो व्यक्तिगत ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि हिंदी में, मैं हिंदी की बात ही बोल सकता हूँ, बहुतेरी ऐसी कविताएं हैं जो बिल्कुल फ्रॉड है। जिसे तुम नई कविता कहते हो उसमें भी फ्रॉड की कमी नहीं है। शायद यशराज ने मुझे उत्तेजित करने के लिए कहा गया होगा, लेकिन ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा रही है कि मैं विचलित नहीं हुआ। मैंने शांत भाव से तिरछी मार की। मैंने कहा, तुम्हारी आलोचना क्या फ्रॉड नहीं है? मैंने कुछ आलोचकों के नाम भी लेना चाहे, लेकिन कुछ सोचकर चुप रह गया। आलोचक भी तो झूठ के साथ कभी कभी सच बोल जाया करते हैं। हाँ, यह कहा होता है उनके मसीहाई बौद्धिक अहंकार के बावजूद। यद्यपि मैं शांत था, किंतु उत्तेजना घर कर रही थी। हमारी और यशराज की आपसी सिर फुटोवल कई बार हो भी चुकी है, इसलिए उससे घबराने की बात नहीं थी। पाठ पूरा हुआ। वसुधा में प्रकाशित मार्च 1960, एक साहित्यिक की डायरी में संकलित। इस तरह गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी भाग 1 का वाचन पूरा हुआ। अब हम लेखक परिचय देखेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर सन 1917 ईस्वी को ग्वालियर के मुरैना जिले के श्योपुर कस्बे में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता माधव जी ग्वालियर के पुलिस विभाग में अधिकारी थे। मुक्तिबोध जी की प्रारंभिक शिक्षा सुचारू रूप से नहीं हो पाई।
उन्होंने हिंदी में एमए किया। पिता के सेवानिवृत्त होने के बाद परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई। उन्होंने बड़ानगर के मिडिल स्कूल, शारदा शिक्षा सदन और उज्जैन के मॉडल हाई स्कूल में अध्यापन कार्य किया। विद्यार्थी जीवन से ही मुक्तिबोध जी रचनाएं लिखने लगे थे। इनकी रचनाएं कर्मवीर, वीणा आदि पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी। प्रारंभ में इन पर छायावादी प्रभाव रहा, लेकिन बाद में वे मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हुए और उनके विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। मुक्तिबोध हिंदी कविता की नई धारा के कवि हैं। इनकी कविताओं में बीम, फैंटेसी, आत्मसंघर्ष स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में कामायनी, एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, काव्य संग्रह, काठ का सपना, विपात्र, अंधेरे में आदि हैं। इनकी मृत्यु 7 फरवरी सन 1964 ईस्वी को पक्षाघात से हो गई। इसी के साथ लेखक परिचय सहित गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित निबंध कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी भाग 1 का मूल वाचन पूरा हुआ। धन्यवाद।